मैम, ये लोग अपने राइट्स वेव क्यों कर रहे हैं? आप देख पा रहे होंगे ना कि ये सारे लोग एक पोस्टर लेके खड़े हुए हैं एंड दे आर वेविंग देयर लीगल राइट्स। क्यों, ऐसा क्या हो गया मैम? हम अपने लीगल राइट्स क्यों वेव कर रहे हैं? सभी लोग लड़ते हैं अपने लीगल राइट्स के लिए, बट फिर यहाँ पे वेव करने की बात कैसे आती है? कुछ समझ में नहीं आया मैम। तो सी, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन स्टार्टर्स, द डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर एंड द डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे थोड़ी सी ही बाद में, लेकिन पहले हम फोकस करते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर में और ये समझते हैं कि आखिर किस कंडीशन में, किन कंडीशंस में, किन राइट्स को वेव किया जाता है। सो हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। और साथ ही साथ इन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स के बेसिस पर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आती हूं इन सेशंस में। तो प्लीज बने रहिए इन सेशन के एंड तक ताकि आप भी इस सेशन का बेनिफिट ले पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। चलिए, तो हम समझते हैं कि आखिर ये जो लोग हैं वो अपने लीगल राइट्स को वेव क्यों करते हैं। ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन से राइट्स हैं, किन कंडीशंस में हमें इनको वेव करने की जरूरत पड़ती है। तो अब देखो, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर वेव का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं वेव करना, वेव वेव का मीनिंग क्या होता है? वेव मतलब होता है कि किसी भी राइट को त्यागना। ठीक है, किसी भी राइट को त्यागना, मेनली तो उसका मतलब होता है त्यागना। लेकिन यहां पे जो बात चल रही है दैट इज वेविंग द लीगल राइट। ये क्या बोल रहे हैं? वेविंग द लीगल राइट्स, मतलब हम अपने राइट्स को क्या कर रहे हैं, यहां पर वेव कर रहे हैं। वेविंग ऑफ राइट्स, त्यागना। क्यों त्याग रहे हैं वो अभी जस्ट हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ठीक है, वेव करना मतलब होता है किसी चीज को त्याग करना, नहीं चाहिए हमें वो चीज। चलिए देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, तो सी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर मतलब होता है अ वेवर इज द एक्ट ऑफ वॉलंटरी सरेंडरिंग, relinquishing and abandoning a right or claim। वेव करने का मतलब जैसे मैंने बताया हिंदी में त्यागना, relinquish करना, सरेंडर करना किस चीज को, अपने राइट्स को, या फिर जो भी आपका क्लेम है उसको क्या करना है, relinquish करना है। इट इज एन इंटेंशनल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेड बाय एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे मतलब जो भी वेव करता है अपने राइट्स को, वहां पे क्या रहती है, कुछ ना कुछ कंडीशंस रहती हैं कि ये जो वेवर है, वो जो पर्सन है वो अपने फुल कॉन्शियस माइंड के साथ करे। ठीक है, कि वो जो भी डिसीजन ले रहा है उसको क्या करे, एकदम फुल, मतलब बिना किसी के प्रेशर के अंदर, बिना किसी क्वेश्चन के अंदर, बिना किसी फ्रॉड के अंदर, फ्री एंड वॉलेंट्री तरीके से क्या करे, उन राइट्स को वेव करे, ताकि हम ये पता कर पाए कि हाँ, ये जो वेवर है वो कैसा है, वॉलेंट्री है। सो इट मस्ट बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, इंटेंशनल एंड इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। उस पर्सन को पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, the basic premise of this doctrine is that a person has independence and right to make their own choices। अब हमारे जो पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी ज़्यादा क्या हैं, राइट्स हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो वो जो राइट्स है वो हमें स्टेट ने क्या दिए हैं हमें स्टेट ने, और हम ये नहीं बोलेंगे कि स्टेट ने हमें दिए हैं, वो कुछ ऐसे नेचुरल राइट्स हैं जो बाय बर्थ, बाय वर्च्यू ऑफ अवर बर्थ ही हमें क्या है, मिले हैं।
तो यहाँ पे ये जो राइट्स हैं इनको चॉइस करने की कौन सा राइट हमें चाहिए है और कौन सा राइट हमें वेव करना है, इसका ये जो चॉइस है, ये जो चयन है, ये हमें कौन बताता है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देती है कि हमारे पास चॉइस मेकिंग का क्या है, राइट है। हम चाहे तो उस राइट को ले सकते हैं और मतलब चाहे तो उस राइट को अवेल कर सकते हैं या फिर हम उसको वेव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो फीचर्स ऑफ द डॉक्ट्रिन, क्या क्या फीचर्स हैं इस डॉक्ट्रिन के। सबसे पहले तो इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन, जैसा मैंने बताया कि इंटेंशन मतलब कि एक फुल फ्लेजेड तरीके से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर वेव कर रहे हो, ठीक है, अपने राइट को। नॉलेज, इट इम्प्लाइज टू द पर्सन वेविंग ऑफ दैट ही हैज फुल फ्लेजेड नेचर, ही मस्ट नो द नेचर ऑफ सच राइट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच वेवर। अब देखो, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सपोज कोई कंपनी है जहां पर क्या हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है सपोज, ठीक है। अब उस टाइम तो एम्प्लॉयज जो है उन्होंने क्या नहीं किया है, कुछ भी उन्होंने क्लेम नहीं किया है, उस टाइम पे वो शांत थे, ठीक है, उनको निकाल दिया है, बट वो दे वर साइलेंट। अब कुछ टाइम बाद अगर वो आकर उस चीज का क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या उनके पास ये राइट है? हर चीज का एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम पीरियड के बाद अगर वो अपना राइट क्लेम करने आ रहे हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने अपने राइट को क्या कर दिया है, वेव कर दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज कई सारे जैसे जो भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं या किसी भी टाइप के जो ट्रेडिंग वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे या फिर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पे क्लॉज होता है ना कि जो भी डिस्प्यूट अराइज होगा सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट या दिल्ली कोर्ट या हरियाणा या पंजाब, एनीवेयर, ठीक है। लेकिन वहाँ पर सपोज अगर एक ऐसा कोई भी मतलब एक ऐसा कोई भी क्लॉज होता है, ऐसा भी क्लॉज होता है अगर कि हम ये जो मामला है, ये जो डिस्प्यूट है, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आर्बिट्रेशन के मामले से, आर्बिट्रेशन के तरीके से हम क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर वो पर्सन, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और आर्बिट्रेशन का रिकोर्स नहीं लेता है और बाद में ये क्लेम करता है कि हमने तो आर्बिट्रेशन यहाँ पे लिख रखा था, फिर हमने आर्बिट्रेशन क्यों नहीं किया, तो अगर आप बाद में उस राइट को क्लेम करने आ रहे हो तो यहाँ पर उस चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये मान लिया जाएगा कि आपने अपने राइट को क्या किया है, वेव किया है, और एक रीजनेबल टाइम होता है। और ये तो आपको पता था ना कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, आपके नॉलेज में था, आपने इंटेंशनली उस चीज को क्या किया है, उस चीज को क्लेम नहीं किया है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या माना जाएगा, वेवर ऑफ राइट्स माना जाएगा। वॉलेंट्री होना चाहिए, किसी के भी दबाव में आके ऐसा कोई भी आप कदम नहीं उठा सकते हो कि हाँ वो पर्सन बोल रहा है कि आप लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं करोगे वरना मैं आपके ऊपर क्या कर दूंगा, कोई अगेंस्ट सूट फाइल कर दूंगा, या मैं आपको धमकी देता हूं, मैं ये कर दूंगा, ठीक है, कोई भी ऑफेंस कर दूंगा। तो यहाँ पे जो पर्सन है अगर इस कोएर्शन में आके, इस अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके अपने राइट्स को वेव कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है। इट मस्ट बी वॉलेंट्री एग्जिस्टेंस। अब देखो, हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आप वेवर ऑफ राइट्स कब करोगे, वेवर ऑफ राइट्स जब ही करोगे ना आप जब आपके पास राइट्स होंगे। अगर आपके पास राइट ही नहीं है तो फिर आप क्या उस चीज को क्लेम कर सकते हो? अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज मेंशन ही नहीं है तो आप क्या उस चीज को क्लेम कर पाएंगे कि मुझे यहाँ पे आर्बिट्रेशन में जाना है? नहीं कर पाएंगे। तो इट इज मस्ट कि वहां पर आपका क्या हो, राइट एग्जिस्ट करता हो। आई बात समझ में? देन अब हम आते हैं लिमिटेशंस पर। मैम अभी भी बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है ये सोचते हुए कि कैसे कोई अपने राइट्स को वेव कर सकता है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे ना लिमिटेशन है कि यहाँ पे हर किसी राइट को आप वेव नहीं कर सकते हो। ऐसे राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे नेचुरल राइट्स हैं, उनको वेव ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो यही एक क्या है, लिमिटेशन है इस डॉक्ट्रिन की। आई बात समझ में? इट इज नेसेसरी दैट द वेवर मस्ट बी एक्साइड विलफुली एंड वॉलेंटरली।
अगर आपने इनवॉलेंट्री वेवर किया है तो ऐसा वेवर फिर इनवैलिड ही माना जाएगा, ठीक है, वैलिड नहीं हो सकता है। द इंडिविजुअल मस्ट हैव नॉलेज एंड फुल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर डज नॉट एक्सटेंड टू द फंडामेंटल राइट्स, ये बात बहुत एक्सप्लिसिटली बोली गई थी एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क केस में जो जस्ट हम पढ़ने ही वाले हैं, कि वहां पे ये बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उनको आप वेव नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है इस डॉक्ट्रिन से वो यही बनता है कि सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कभी आपसे कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर अप्लाई होगा, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर को एक्सप्लेन करिए। हमेशा इस तरीके से पूछा जाएगा कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है वो अप्लाई होती है आपके फंडामेंटल राइट्स में, तो वहां पे आपको वेवर का जो है पोर्शन वो तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, साथ में आपको वो केस मेंशन करना पड़ेगा जो अभी मैं बताऊंगी जिसमें ये चीज हेल्ड की गई थी, और फिर आपको कंक्लूड करके ये लिखना पड़ेगा कि वेवर डज नॉट एक्सटेंड टू द फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि आप यही सोचिए ना कि अगर फंडामेंटल राइट्स को भी आप वेव करने लगोगे तो क्या कोई पर्पस होगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको प्रोवाइड करने का? नहीं होगा, उसका कोई भी मतलब पर्पस नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को एक्सटेंड नहीं किया गया है आपके फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। जिस केस की मैं यहाँ पे बात कर रही थी आपसे, दैट इज बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसी केस में इस चीज को ले डाउन किया गया था कि वेवर जो है वो फंडामेंटल राइट्स पर नहीं होती है एक्सटेंड। बशेश्वर नाथ वाज एक्यूज्ड ऑफ सब्सटेंशियल टैक्स इवेजन। देखो टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन मतलब कि जहां पे लोग क्या करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स इवेड करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनकी इनकम पे जो टैक्स लग रहा था वो बच जाए, और उस चीज को बचाने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए वो इल्लीगल तरीके से क्या करते हैं, इल्लीगल तरीके अपनाते हैं। तो यहाँ पे जो बशेश्वर नाथ थे वो भी क्या थे, इसी चीज के एक्यूज्ड थे, यही उन पर एलिगेशंस लगाए गए थे कि उन्होंने सब्सटेंशियल टैक्स एवेजन किया है। It entered into a settlements under section 8A of the Taxation on Income Investigation Commission Act, agreeing to pay a portion of the evaded tax, ठीक है। अब वो एक सेटलमेंट में एंटर हो गए कि ठीक है चलो जो भी पोर्शन बनता है उस इवेडेड टैक्स का मैं वहां पर क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया था सेटलमेंट। सब्सिक्वेंटली द सुप्रीम कोर्ट इन सूरजमल मोहता वर्सेस विश्वनाथ शास्त्री डिक्लेयर्ड सेक्शन 5(1) ऑफ द एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14। अब यहाँ पे बाद में जब ये जो केस था सूरजमल वाला, यहाँ पे इसी क्लॉज को क्या कर दिया था, आर्टिकल 14 का वायलेशन मानते हुए क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कोर्ट के द्वारा। तो इन्होंने बोला, इन्होंने इसी चीज को चैलेंज किया, ही चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ हिज सेटलमेंट आर्ग्यूइंग दैट इट वाज बेस्ड ऑन अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन 8 है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है अंडर मतलब फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14। तो इन्होंने इसी चीज को चैलेंज किया था कि जहां पे मैं एग्री हो गया था सेटलमेंट का अमाउंट पे करने के लिए, अब वो ही सेक्शन नहीं रहा है, उसी को कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो अब मैं कैसे बाध्य हो सकता हूं अपना जो अमाउंट है, जो इवेडेड अमाउंट है उसको देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल इशू क्या था, कैन एन इंडिविजुअल वेव देयर फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 14 बाय एंटरिंग इनटू अ सेटलमेंट अंडर एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट। अब देखो यहाँ पे क्या बात बोली थी कि क्या कोई पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 14, जो ये डिक्लेयर कर चुका है किसी स्टैट्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है इस बात पर कि वो वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को। क्या इस वर्च्यू, बाय वर्च्यू ऑफ दिस डिसीजन, क्या मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकता हूं? जजमेंट में क्या आया कि नहीं, कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड any agreement or settlement made under a law that violates fundamental right is null and void। क्योंकि वो जो सेटलमेंट था वो क्या कर रहा था, आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऐसा फिर कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा कोई सेटलमेंट जो किसी आर्टिकल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है तो वहां पे ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुआ जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एज रिकॉग्नाइज्ड इज इनएप्लीकेबल टू द फंडामेंटल राइट्स। और इसी केस में फिर बोला गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है दैट इज इनएप्लीकेबल टू द फंडामेंटल राइट्स। आई बात ये आपको समझ में, ये केस आया समझ में,
ठीक है, अब एक और केस की बात करते हैं, ओल्गा टैलिस। ओल्गा टैलिस एक बहुत फेमस केस है अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि यहाँ पे राइट टू लिवलीहुड को क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इशू यहाँ पे ये था कि वेदर पेवमेंट ड्वेलर्स कुड वेव देयर राइट टू लाइफ एंड लिवलीहुड अंडर आर्टिकल 21 बाय गिविंग एन अंडरटेकिंग टू वेकेट द प्रेमाइसेस। अब देखो यहाँ पे जो पेवमेंट ड्वेलर्स थे उन्होंने खुद ही ये बोल दिया था कि हाँ, हमें ये पेवमेंट मतलब यहाँ पे जो दुकानें लगती हैं, जो फुटपाथ पे जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने खुद ये जो ड्वेलर्स थे, पेवमेंट ड्वेलर्स थे, उन्होंने खुद ही अपने राइट्स को क्या कर दिया था, वेव कर दिया था कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में वही आके फिर से क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं। तो क्या उस चीज़ को एंटरटेन किया जाएगा? The Supreme Court held that there can be no estoppel against the fundamental rights। अब देखो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव तो कर ही नहीं सकते हो, और साथ ही साथ अगर कोई इंडिविजुअल ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे बिजनेस नहीं करना है, आप इसको क्या कर दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए, आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करना है आप कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर एक बार उसने बोल दिया तो क्या यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एप्लीकेबल होगी, ये मानते हुए कि उन लोगों ने तो अपने राइट्स को वेव कर दिया था, अब हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के केस में एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ये मतलब नहीं है कि वो डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं था फंडामेंटल राइट्स के केस में, एंड इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी डीम्ड टू हैव वेव देयर राइट्स अंडर ड्यूरेस और कंपल्शन। और ये माना गया कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकते हैं अंडर कंपल्शन। मैंने बताया था ना कि वॉलेंट्री होना चाहिए, फ्री एंड वॉलेंट्री वेवर होना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने माना कि यहाँ पर क्या है, कंपल्शन था, वहाँ पे एक फियर क्रिएट करने की, मतलब एक कंपल्शन क्रिएट किया गया था वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। आई बात समझ में? और यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लिवलीहुड को पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 डिक्लेयर किया गया था कि दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, चलिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर से अब हम चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मुझे ये डॉक्ट्रिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, माई वन ऑफ द फेवरेट डॉक्ट्रिन, क्योंकि यहाँ पे ना एक लॉ की इतनी प्यारी इस ब्यूटी को, जो लॉ के दो प्रोविजंस हैं उनमें कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, ये डॉक्ट्रिन हमें वो बताती है कि जैसे जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे मीडिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो दो पार्टीज होती हैं जिनके अलग अलग मत होते हैं, जिनके अलग अलग व्यूज होते हैं, जो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उनमें कैसे एक मीडिएशन क्रिएट किया जाता है, उनमें कैसे सामंजस्य कॉम्प्रोमाइज किया जाता है उनके बीच। तो वो एक बहुत बहुत प्यारी चीज़ होती है कि अगर आप एक ऐसी अथॉरिटी हो जो दो पार्टीज के बीच में क्या करवा पा रहे हो, आप सेटलमेंट करवा पा रहे हो। तो वही ये क्या है, आपकी यही डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जो दो ऐसे प्रोविजंस जो अलग अलग बात कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं, तो उनमें एक सामंजस्य बैठाना, उनमें एक इंटरप्रिटेशन देना ऐसा जो दोनों के ही हित में हो। तो ये क्या होता है, आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जैसा कि नाम है, हार्मनी क्रिएट करना। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तभी ये भी लॉ है, ये भी लॉ है। अब यहाँ पे जो जज है वो क्या कर रहे हैं कि इन दोनों प्रोविजंस को हमें कैसे क्या करना है, अपने स्टैट्यूट में बनाए रखना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहती है, इट इज द लीगल प्रिंसिपल यूज्ड टू इंटरप्रेट कॉन्फ्लिक्टिंग एंड सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजंस विद इन लॉज और स्टैट्यूट। अब ये तो लॉ की बात हो गई कि लॉ में जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैट्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सेक्शन है या प्रोविजन है, उनके बीच में सामंजस्य बैठाना, हार्मोनी बैठाने का काम कौन करती है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करती है। अब जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल है, ये तो अभी हम बताएंगे लॉ में कैसे कैसे प्रोविजन है, हमारे लॉ में भी किस टाइप के प्रोविजन है कॉन्फ्लिक्टिंग, बट एक अगर जनरल सी बात करें तो जैसे आप क्या करते हो, आप कोई भी ट्रिप प्लान करते हो कभी, तो हमेशा आपको ना ही सुनना पड़ता है अपने फैमिली मेंबर्स से। अगर आप अपने मम्मा से पूछोगे,
स्पेशली मॉम, जो मॉम होती है वो क्या करती है कि नहीं बेटा नहीं जाना है, ये हो गया, अगर वो हो गया, ये हो रहा है, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, नहीं जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनको हमेशा डर बना रहता है कि बच्चा जाएगा तो कुछ हो ना जाए। ठीक है, वही अगर चीज आप पापा के पास जाके पूछोगे तो पापा क्या बोलेंगे, ठीक है चला जा, कोई नहीं है, 2 दिन की बात है, चला जा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज हो रही है। अब बच्चा क्या करे, किसकी बात माने, मम्मी भी अपनी जगह सही है, पापा भी अपनी जगह सही है। तो यहाँ पे इस चीज का बीच का तरीका क्या है, मम्मी ये बोलती कि ठीक है बेटा, अच्छा चले जा, लेकिन यहाँ मत जाना, पहाड़ में मत जाना, ऐसी जगह मत जाना, कोई पास में चले जा। तो यहाँ पे क्या हो गई है, एक हार्मनी क्रिएट हो गई है कि ठीक है मुझे जाने भी मिल रहा है, और मम्मी की बात भी हो गई और पापा की बात भी मैंने मान ली, और मेरी भी बात हो गई यहाँ पे एग्री। तो ये होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ में भी ऐसे काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। जैसे सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो मुझे एकम्प्लिस का लगता है। अंडर BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर एकम्प्लिस जो है, वहाँ पे जो एक प्रोविजन है वो ये बोलता है कि एकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। वहीं दूसरी ओर जो प्रोविजन है वो ये बोलता है कि एकम्प्लिस इज अनकॉम्पिटेंट विटनेस अनलेस कॉरोबोरेटेड। ठीक है, ये दोनों चीजें बोलती है। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ पढ़ लेंगे तो हमें लगेगा ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजन है, एक बोल रहा है कॉम्पिटेंट है, एक बोल रहा है नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, ऐसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर यूज किया, ये बताने के लिए कि जो एकम्प्लिस है वो कॉम्पिटेंट विटनेस तो माना ही जाएगा। ठीक है, वो अनकॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप कॉरोबोरेशन करा लो ना, उसमें क्या कोई नुकसान है, नहीं है। कॉरोबोरेट कराने का मतलब होता है कि पुष्टि कराना, किसी चीज को प्रूव करवाना, किसी चीज को। एकम्प्लिस जिनको नहीं पता है, एकम्प्लिस मतलब कि ऐसे पर्सन जो किसी क्राइम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कोई भी जिन्होंने मेन क्राइम नहीं किया है बट जिन्होंने किसी भी तरीके से क्या है उसको क्या किया है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। वैसे तो एकम्प्लिस की 4 कैटेगरीज होती हैं, जो मेन ऑफेंडर होता है और फिर जो सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एविडेंस का पार्ट है। बट अभी सिर्फ मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी मतलब गवाही, तो यहाँ पे अगर वो पर्सन कुछ बोल रहा है तो क्या उसको अनकॉम्पिटेंट मान लिया जाएगा, नहीं। लेकिन बशर्ते अगर वहां पे कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप कॉरोबोरेट करा लो। तो यहाँ पे एक केस लॉ में, दैट इज दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, इन 2 प्रोविजन के कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया गया था, रिकंसाइल किया गया था। ठीक है, तो ये है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। When there is a conflict between 2 or more laws or different parts of the same law, this doctrine guides courts to interpret them in a way that harmonize them, ensuring that each provision is effective and none is rendered redundant or nullified. अब यहाँ पे जो स्टैच्यू है वो किसके द्वारा बनाया गया है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है। तो कुछ ना कुछ सोच समझकर बनाया होगा, लेकिन काम किसका है इंटरप्रेट करने का, जुडिशरी का काम है। तो यहाँ पे कोर्ट यही करता है कि भाई लेजिस्लेचर की बात को रखने के लिए कि यहाँ पे दोनों प्रोविजंस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो कोर्ट इस डॉक्ट्रिन के माध्यम से उसी लेजिस्लेचर की इंटेंट को जानने की क्या करता है, कोशिश करता है, और ताकि ये दोनों प्रोविजंस हमारे स्टैट्यूट में रहें, कोई भी नलीफाई ना हो, कोई भी रिपील ना हो। तो इस चीज के ऑब्जेक्टिव से ये डॉक्ट्रिन हमारी पढ़ी जाती है और अप्लाई की जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रिवेंट एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 इनेक्टिंग प्रोविजंस ऑफ अ स्टैट्यूट, है ना। मतलब यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए ये जो है हम डॉक्ट्रिन का यूज करते हैं। It ensures that the interpretation of law is consistent with all parts of the statute, giving effect to each provision. जो भी यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे थ्रू दिस डॉक्ट्रिन, उसका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हर एक प्रोविजन को क्या दें, हम एक इफेक्ट दें, किसी को भी हम नलीफाई ना करें। ठीक है, ओरिजिन, हाँ देखो, अब यहाँ पे ये डॉक्ट्रीन है, इसका जो ओरिजिन आता है that is from the case of Shankari Prasad versus Union of India, where there was a conflict between the fundamental rights and the directive principles of state policy. अब यहाँ पे शुरू से ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, कि फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट ने प्रोवाइड किए हैं, वहीं दूसरी ओर DPSP बोलता है कि यहाँ पे स्टेट की क्या है,
मतलब यहाँ पे जो डीपीएसपी है दे आर नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है, वो एनफोर्सेबल नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे ऐसे मेजर्स बताए गए हैं जो स्टेट को लेने चाहिए, है ना, वहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशंस बताई हैं जो स्टेट को लेने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पे हमेशा क्या चलता है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो यहीं से इस डॉक्ट्रिन को क्या किया गया था, इवॉल्व, ओरिजिन किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और कैसे कोर्ट ने बाद में इन दोनों के बीच में क्या बैठाया है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मनी बैठाई थी यहाँ पे। Court applied the rule of harmonious construction and stated that fundamental rights and DPSP are different sides of the same coin and harmonized them, stating they are for the public good। अब देखो, जैसा मैंने बताया कि ये जो DPSP है they are not enforceable। अब enforceable नहीं है इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो स्टेट है वो बिल्कुल ही उनको इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं, है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, यूसीसी है, काफी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारी डीपीएसपी में हैं। तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये दोनों क्या हैं, एक ही कॉइन के, मतलब एक ही, ये क्या है, एक ही कॉइन के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हैं, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है, ये क्या है, ये आपस में एक ही है। तो इस तरीके से कोर्ट ने क्या किया था, इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अप्लाई किया था, यहीं से ओरिजिन हुआ था। की प्रिंसिपल्स, कोर्ट शुड मेक एवरी एफर्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे जो कोर्ट है उनको क्या करना चाहिए, हर कॉन्फ्लिक्ट, हर एफर्ट डालना चाहिए, एवरी एफर्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। Any construction that renders one provision of the statute useless or a dead letter should not be given effect। मतलब कि यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन, ऐसा इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो कि किसी स्टैट्यूट को आप नलीफाई कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है आपके हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज वन दैट डज नॉट डिफीट एनी अदर प्रोविजन, ठीक है, ये डिफीट ना करे, डज नॉट डिफीट एनी अदर provision। Interpretation should be consistent with the overall purpose and intent of the statute, कि जो भी legislative intent है उसके हार्मोनी में ही, उसके कंसिस्टेंट में ही क्या होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो लैंडमार्क केस था वो ये था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स। अब यहाँ पे दो प्रोविजंस के बीच में क्या था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, क्या था, सबसे पहले हम इशू देखते हैं, वेदर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B कुड बी लेवीड अप टू द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द सेटलमेंट कमीशन अंडर सेक्शन 245। देखो यहाँ पे दो प्रोविजंस हैं, 234B है और सेक्शन 245D है, ठीक है। ये क्या बोलता है 234B, इट पर्टेन्स टू द इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। जो भी एडवांस टैक्स पे किया जाता है, अगर उसमें क्या किया है, डिफॉल्ट किया है, तो ये सेक्शन बात करता है वहां पे इंटरेस्ट को लेवी करने की, ठीक है। फिर 245D क्या बोलता है, डील्स विद द प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ केसेस बाय द सेटलमेंट कमीशन। अब यहाँ पे ये जो है आपका 245D वो किस चीज की बात करता है, कि ऐसे जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं वहां पे सेटलमेंट की बात करता है, कि एक सेटलमेंट कमीशन बैठाई जाएगी और वो ये डिसाइड करेगी कि ऐसे डिस्प्यूट्स में सेटलमेंट कैसे करना है, कितने पैसों का करना है या क्या है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे सेटलमेंट कमीशन देखेगी। तो ये दो चीजें थी, ये दो प्रोविजंस थे। उसके बाद The court laid down the following principles। आई बात आपको समझ में कि एक तरफ तो वो बोल रहा था कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो हमने डिफॉल्ट किया है वो आखिर किस डेट से क्या होना चाहिए, लेवी होना चाहिए। क्या जो डेट ऑफ ऑर्डर है जब सेटलमेंट पास हुआ था तब तक होना चाहिए इंटरेस्ट हमें पे करना है, या कब तक होना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, इन प्रिंसिपल्स को जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे उनको क्या किया था, ले डाउन किया था। अवॉइडिंग रिडंडेंसी, यहाँ पे जो भी रिडंडेंट प्रोविजंस है, मतलब जो एक दूसरे को काट रहे हैं, उनको अवॉइड करना। प्रिजर्विंग द लेजिस्लेटिव इंटेंट, ये जानना कि लेजिस्लेचर की इंटेंट है क्या। अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड होल स्टैट्यूट रीडिंग, मतलब कि जो भी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वहां पे पूरे स्टैट्यूट को ध्यान में रखकर ही हमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर दो प्रोविजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगा के आप सिर्फ उनको पढ़ के और जो भी आपकी रेमेडी हो रही है वो आप ग्रांट कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
Applying these principles, the court held that intent under section 234 is leviable up to the interest under section this is leviable up to the date of the order passed by the settlement commission under section this, thereby harmonizing the two प्रोविजंस। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये ले डाउन किया था कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो टिल द डेट ऑफ द ऑर्डर है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका इंटरेस्ट जो भी आपने डिफॉल्ट किया है उस पर क्या लगेगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा। और इस तरीके से कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया था, हार्मोनाइजेशन, ये जो डॉक्ट्रिन है उसको एप्लीकेबल किया था। आई बात आपको समझ में यहाँ पे? अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू सेशन पे, अपने एमसीक्यू वाले पार्ट पे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर रेफर्स टू, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर किसको रेफर करती है, एनफोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट, वॉलेंट्री रिलिंक्विशमेंट ऑफ अ नोन राइट, डेलीगेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज या फिर ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेवर का मतलब ही क्या होता है, वॉलेंट्री रेलिंक्विशमेंट होता है। तो यहाँ पे तो वही लिखा है, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। डेलीगेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, क्या आप ड्यूटीज को डेलीगेट करते हैं, नहीं, हम तो राइट्स को करते हैं। ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, क्या आप ट्रांसफर करते हैं, नहीं। अंडर इंडियन लॉ अ पर्सन कैन वेव, क्या वेव किया जाता है, फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट किया जाता है, नहीं। स्टैट्यूटरी राइट ओनली इफ इट कॉजेज नो पब्लिक हार्म, ये सही लग रहा है। लीगल राइट कन्फर्ड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं। अब देखो जहां पे भी पब्लिक के इंटरेस्ट की बात आ जाएगी, पब्लिक के गुड की बात आ जाएगी, वहां पे राइट्स को आप वेव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी राइट हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या लीगल राइट को भी किया जा सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वहां पे ऑर्डर किया गया है तो क्या उसको आप वेव कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। तो यहाँ पे आप इसका जो आंसर है दैट इज बी, कि स्टैट्यूटरी राइट कर सकते हो अगर वो कोई पब्लिक हार्म कॉज नहीं करता है तो। Which landmark case held that fundamental rights cannot be waived? केशवानंद भारती, A.K. गोपालन, बशेश्वर नाथ या फिर मेनका गांधी। डेफिनेटली हम पढ़ चुके हैं कि इट इज बशेश्वर नाथ वर्सेस CIT। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अब जो है ट्रेंड करेक्ट आंसर्स का नहीं, अब ये नहीं पूछते हैं बल्कि आपसे नेगेटिव वे में पूछते हैं, नेगेटिव लैंग्वेज के वे में क्या करते हैं, क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। और स्टूडेंट्स इन्हीं चीज में क्या होते हैं, कभी कभी धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पर्सन इज अवेयर ऑफ द राइट्स, दिस इज ट्रू। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू राइट्स कन्फर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। इट अलाउ वेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, नहीं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड कंसेंट, यस, है ना। तो यहाँ पे भी ये ट्रू है, लेकिन बी वाला ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ए वाला जो है वो करेक्ट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पर्सन इज फुली अवेयर, हाँ जी बिल्कुल। इट अलाउ वेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, क्या ये अलाउ करता है वेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को, नहीं, सॉरी, इसका जो आंसर है दैट इज सी, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स ऑर्डर किए जाते हैं क्या उनको वेव किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दैट इज सी होगा। फिर डी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू राइट्स कन्फर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, कि जो राइट्स पब्लिक इंटरेस्ट में हमें प्रोवाइड किए गए क्या उनका वेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो दिस इज ट्रू। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो सी है। वेवर मस्ट बी, वेवर कैसा होना चाहिए, इम्प्लाइड ओनली, ऑलवेज इन राइटिंग, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बेस्ड ऑन कंडक्ट और साइंड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको राइटिंग में ही वेवर करना है या फिर इम्प्लाइड करना है, इट कैन बी बोथ, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आई बात समझ में? तो ये आपके सिंपल से MCQ क्वेश्चंस है। Doctrine of harmonious construction is used to
कब ये यूज होती है? रिपीलिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज को रिपील करने के लिए यूज नहीं होती है, उनको इफेक्ट देने के लिए यूज होती है। रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, दिस इज ट्रू। इंटरप्रेट कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस ऑफ अ स्टैट्यूट, यहाँ पे क्या करते हैं वो, इंटरप्रेट करती है कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को स्टैट्यूट के, या फिर एलिमिनेट करती है एब्सोल्यूट लॉज को, जो पुराने लॉज है उनको एलिमिनेट करती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे दो क्वेश्चन, यहाँ पे जो दो ऑप्शंस हैं, बट मोस्ट करेक्ट जो है वो रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, अच्छा सॉरी, हाँ, जो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट है दैट इज सी, कि इंटरप्रेट करती है कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को स्टैट्यूट के। अब जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ही क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे बाकी भी प्रोविजंस है जहां पर ये डॉक्ट्रिन क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। जैसा कि मैंने एक्कम्प्लिस के केस में बताया, तो सिर्फ अगर आप फंडामेंटल राइट्स तक लिमिट करोगे तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे इंटरप्रेट करती है वो किस चीज को, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को स्टैट्यूट के। आई बात समझ में? ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज टू फेवर एग्जीक्यूटिव इंटरप्रिटेशन, नहीं, जो लेजिस्लेटिव इंटरप्रिटेशन होता है उसको फोकस किया जाता है, उसको फेवर किया जाता है। नलीफाई वन प्रोविजन इन फेवर ऑफ अनदर, नलीफाई तो बिल्कुल भी नहीं करती है। गिव इफेक्ट टू ऑल द प्रोविजंस ऑफ अ स्टैट्यूट, हाँ। प्रायोरिटाइज न्यूअर लॉज ओवर ओल्डर वंस, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या करती है, इफेक्ट देने की कोशिश करती है सारे प्रोविजंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, क्या इसमें से प्रिंसिपल नहीं है? एवरी पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी गिवन इफेक्ट, हर पार्ट जो है उसको इफेक्ट देना चाहिए, हाँ ये तो है ही, यहाँ पे नॉट पूछ रहे हैं। Interpretation should avoid rendering any provision redundant, that is also true. One provision must override the other in case of conflict, ये true नहीं है। Presumption is that legislature does not waste words, हाँ, लेजिस्लेचर जो है वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही तो वो पुट करती है अपने प्रोविजंस को, तो वहां पे कुछ ना कुछ इंटेंशन तो होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाँ, लास्ट, which of the following case is a leading authority on harmonious construction? गोलकनाथ, केशवानंद भारती, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स, या फिर मेनका गांधी। तो अभी हमने पढ़ा जो लैंडमार्क केस है दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स। ठीक है, तो ये आपके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन सिंपल से, जो कि आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।